हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पार्ट टाइम नौकरी करती थी, जॉब करती थी। एक दिन जॉब से वो रात के 8:30 पर अपने घर जब वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसे कुछ लड़के मिल जाते हैं। वो लड़के उस लड़की पर हमलावर होते हैं। उनमें से ही एक लड़का उस लड़की को बहुत तेजी के साथ लात मार देता है। लड़की गिर जाती है। इससे पहले कि वह लड़के उस लड़की के साथ कुछ करते, तभी वहां अचानक ही उसके कॉलेज का एक लड़का आ जाता है और वो देखने के बाद उन लड़कों को रोकता है। कहता है किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहना था, उस लड़के को देखकर चारों भाग जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूं, क्योंकि रात ज्यादा हो गई है। तुम परेशान हो जाओगी। उस लड़की को लगा कि शायद मेरा हमदर्द है, इसलिए वो चली जाती है। अब जैसे चल रहे हैं, रास्ते में एक मकान पड़ता है। उस मकान को देखकर वह लड़का कहता है कि मुझे इस घर में बहुत जरूरी काम है, तुम 1 मिनट बाहर वेट करो। मैं बस यूं गया और यूं आया। लड़का घर के अंदर जाता है। वापस लौटकर जैसी आता है तो लड़की गायब थी। साइकिल उसकी वहीं पे खड़ी हुई थी। ये देखकर वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है। लगभग 44 दिन तक उस लड़की को परिवार के लोग, रिश्तेदार, पुलिस, ऐसा कौन व्यक्ति था जो उसको तलाश नहीं कर रहा था। लड़की मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल उस लड़की की हत्या करने के बाद उसे एक ड्रम के अंदर सीमेंट से पूरी तरह से छीन दिया था। और जब खुलासा इस घटना का हुआ, तो पता चला कि 100 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ 44 दिन तक बलात्कार किया था। यदि इस बलात्कार की घटना को दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में गिना जाए, तो गलत नहीं होगा। वाकई आज की बहुत भयानक कहानी है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। जापान के शहर टोक्यो के पास एक जगह है, फातिमा प्रीफेक्चर। दरअसल एक लाश मिलती है पुलिस वालों को, और उस लाश मिलने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस भेजा जाता है। कातिल कौन है, इस कातिल की तलाश की जा रही थी, और उसकी तलाश करने के लिए पुलिस लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी। कुछ टाइम बीतने के बाद पुलिस को एक गैंग है, याकूजा याकूजा गैंग का एक लड़का मिलता है, मियानो। पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसे जाकर कहती है कि तुमने जो किया है, हमें सब जानकारी है, हमें सब कुछ पता है। जब पुलिस वाले उससे इस तरह से बात कर रहे थे, तो म्यानो परेशान हो जाता है। कहता है कि इस बारे में तो किसी को कोई जानकारी नहीं दी। आखिरकार पुलिस तक बात कैसे पहुंची? तभी पुलिस वाले उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल पुलिस ने तुक्का मारा था, ऐसे ही हवा में तीर चलाया था, और वो तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगता है कि साहब, इससे मेरी गलती नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिखाना चाहता हूं। बस पुलिस वालों को लगा कि यार यह क्या हुआ। तभी पुलिस वाले उस लड़के के साथ साथ चल देते हैं, म्यानो के साथ, और वहां जाने के बाद एक जंगल की तरफ जाता है, और वहां से एक ड्रम दिखाता है, और उस ड्रम के अंदर पूरा सीमेंट से भरा हुआ था, पैक था। उसके बाद उस ड्रम को काटा जाता है। उसमें एक पत्थर जैसा नुमा था। उसको तोड़कर जब निकाला जाता है तो उसमें लाश निकलती है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम तो एक लड़की की जो लाश मिली थी, जिसके पोस्टमार्टम हाउस में उसकी लाश पड़ी हुई है, हम तो उसकी जांच कर रहे थे। आखिरकार यह क्या नया मामला निकल के सामने आता है। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ने के बाद सीधा थाने ले आते हैं। वहां लाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं, और जो वो बताता है, उसको सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी किसी इंसानों में इंसानियत होती ही नहीं है। दरअसल म्यानो जिस स्कूल में पढ़ता है, यासीनियामी हाई स्कूल, जो कि फातिमा प्रीफेक्चर में है, वहां उसे 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की, जो बेइंतहा खूबसूरत उम्र, उसकी 17 साल, जुनुको फरुता उसका नाम होता है। खेल कूद हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पढ़ना लिखना हो, ऐसा कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें वो लड़की होशियार नहीं थी। इतने होशियार की क्लास का साथी हो, या स्कूल का कोई साथी हो, या कोई भी हो, लड़का हो या टीचर हो, कोई भी हो, उससे कौन दोस्ती नहीं करना चाहता था। और उन्हें में से एक था म्यानो। यांकुजा एक गैंग है बदमाशों का, गुंडों का। उसी गैंग का सक्रिय सदस्य होता है। वो उसको प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद उससे कहता है कि झुनू को मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। लेकिन यह पहली बार नहीं था, वह बार बार प्यार का इजहार करता था। और यह लड़की साफ इनकार कर देती थी कि तुम्हारे अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब लगातार ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है, तब से लड़के का इस लड़की के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ता चला जाता है। यह लड़का जिस गैंग के साथ था, उस गैंग के लोग किसी भी महिला, किसी भी औरत को उठा लिया करते थे, उनके साथ गलत काम करते थे और उसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, 25 नवंबर 1988 की वो रात। दरअसल लड़की हाई स्कूल में पढ़ती थी और पार्ट टाइम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर नौकरी करती थी। उस शॉप पर नौकरी करने के बाद रात के 8:30 जैसे ही वापस आ रही थी, तभी उसने अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की को रोकना है, गिराना है, एक प्लानिंग करते हैं, कहानी बनाते हैं। जो लड़का उसे रोज परेशान करता था, वो लड़का उसका हमदर्द बनकर जब सामने आता है, तो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वो कहता है कि अगर तुमने हेल्प नहीं ली, तो यह लड़के तुम्हें परेशान करेंगे, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। बस वो लड़की यही विश्वास कर बैठी है और विश्वास करना ही उसके लिए सबसे बड़ा दुखदाई कारण बन जाता है। जैसे ही वो लड़की थोड़ा आगे चलती है, घर पड़ता है, उस मकान में वो अंदर जाता है। 4 लड़के पीछे से उसके पीछा कर रहे थे। वो उसको किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसे घर के अंदर रखते हैं। और ये पहली रात थी। पहली रात में सिर्फ आपस में कंपटीशन हो जाता है। कौन ज्यादा बार इसके साथ गलत काम करेगा, गंदा काम करेगा। एक का नंबर खत्म होता था, दूसरा कहता था कि मुझे दोबारा आना है, तीसरी बार आना है। इस तरह से पूरी रात निकल जाती है। सुबह होते होते उस लड़की के साथ ये 5-6 लोग मिलकर कितनी बार गंदा काम करते हैं, पता ही नहीं चलता। लड़की बेहोश हो जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा होश था जब उसकी आंखें खुलती हैं। कुछ देर के बाद तो पता चलता है कि उसके तन पर, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके बाद इनकी जो इंतहा थी जुल्म करने की, वो यहां से शुरू होती है। इस लड़की को फिर से कपड़े पहनाए जाते हैं और कपड़े पहनने के बाद एक अलग, जहां सुनसान इलाका होता है, वहां पर एक घर होता है और उस घर में ये चारों लड़कों में से एक लड़के का घर होता है। वहां उसके माँ और पापा दोनों रहते थे। घर में एक नौकर भी काम करता था। वहां लेकर जाते हैं और वहां एक तहखाना होता है उस घर के अंदर। उस तहखाना के अंदर उस लड़की को रखा जाता है और सबसे पहले उसके साथ मारपीट की जाती है। यानी कि उस लड़की ने रात 8:30 से लेकर सुबह के 10 बजे से 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाया और पूरी रात उसके साथ ऐसा गंदा काम, घिनौना काम होता रहा। तन पे उसके फिर से कपड़े नहीं होते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लड़की से कहा जाता है कि यदि तुमने शोर मचाया या कुछ ऐसी हरकत की, तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ना कि तुम्हारे लिए, बल्कि तुम्हारे माँ बाप के लिए भी खतरनाक होगा। तुम्हारी छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो गुंडों का गैंग का जो लड़का था, उससे वो लड़की पहले से ही डरती थी। और यहां से शुरुआत होती है उसके साथ गंदे घिनौना काम। उसके बाद यहां पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू होता है और फिर रात होती है। फिर नजर 10 या 12 लोग आते हैं दूसरी रात में और फिर ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। कौन ज्यादा बार उसके साथ गंदा काम करेगा। दूसरी रात भी ऐसा ही होता है। उसको खाने के लिए भी कुछ मिलता नहीं है। वो बार बार भीख मांग रही थी, मुझे पानी दे दो, मुझे कुछ खाने के दे दो। लेकिन लड़की को ना कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को दिया। और वो लड़की ऐसे ही सहन करती रही। पूरी रात उसके साथ ऐसे ही लोग गंदा और घिनौना कृत्य करते रहे। बेहोश हो जाती है। बेहोशी के बाद भी वो लोगों में कंपटीशन की भावना थी और वो ऐसे ही कर रहे थे। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद उस लड़की से कहा जाता है कि ऊपर जाओ, रसोई से पानी लेकर आओ। जब वो जा रही थी, तब उसने जबरदस्ती से कपड़े पहने की कोशिश करी थी। तो उससे कहा कि अगर कपड़े पहने की तुमने कोशिश की, तो तुम्हें और पिटा जाएगा। इन लड़की को पिटा जाता है और उसके बिल्कुल तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता। जब रसोई में पहुंचती है, तो वहां बिल्कुल नंगी होती है। साथ ही उस घर का जो नौकर होता है, उस लड़की को देख लेता है। देखने के बाद वो लड़की से कुछ कह पाता या कुछ बात कर पाता, दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है। कहता है कि साहब, मैंने एक लड़की को रसोई के अंदर बिना कपड़ों के देखा है। तो मालिक कहते हैं कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। कुछ ऐसा हुआ है जिसका तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। वो इस बात को मालिक झूठलाने की कोशिश करता है और लड़की पानी लेकर सीधा तहखाना जाती है। फिर उसके साथ ऐसे ही काम होने लगता है। दरअसल वो मकान का जो मालिक था, उसी मकान के मालिक का एक बेटा उन लड़कों के साथ रहता था और वो जिस गैंग के लिए काम करते थे, वह बहुत ही खतरनाक किस्म का गैंग था। उस नौकर से कहा जाता है
कि यहाँ की बातें कहीं नहीं चाहिए। यदि यहाँ की बातें कहीं जाती हैं, ना केवल हम, बल्कि तुम भी मारे जाओगे। नौकर भी शांत हो जाता है और ऐसे ही चलता रहता है। वो लड़के नशा करते हैं। नशा करने के बाद उसके साथ ऐसे घिनौना कृत्य कर रहे थे। 15, 16, 17 इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है। घर वालों के उधर परेशानी बढ़ जाती है। घर वाले सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि हमारी बेटी 25 तारीख की रात से गायब है। हमने इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी शॉप है, जिस पर काम करती थी, वहां भी पता किया, लेकिन उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। पुलिस वाले इस मामले को बड़ा गंभीरता से लेते हैं और उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले इधर उधर जब अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे, तो पूछताछ करते करते पुलिस उन पांचों में से एक लड़के के पास भी पहुंच जाती है। कहती है कि तुमने क्या उस लड़की को देखा है? वो कहता है कि मैं किसी लड़की को नहीं जानता। वह डरता हुआ सीधा घर आता है। घर आने के बाद कहता है कि हो ना हो ये बात खुल जाएगी, पता चल जाएगी, इसलिए इस लड़की को यहां से अलग शिफ्ट कर दो। कहता है क्या हुआ? तब म्यानो से कहता है कि म्यानो, पुलिस मुझसे पूछ रही थी कि तुमने क्या उस लड़की को देखा है। तभी यह बात म्यानो सुनने के बाद बहुत गुरूर हो जाता है। गुस्से में उसे लड़की को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। जब लड़की चिल्लाने लगती है, चिकने लगती है, तो उसके मुंह पे कपड़ा ठोसकर उसको शांत करने की कोशिश की जाती है। जब वो लड़की हाथ पैर जोड़ने लगती है, तब कहता है कि अभी के अभी अपने माँ बाप को फोन करके ये कहो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकली हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। इतना सुनने के बाद वो लड़की ने माना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसके साथ जब मारपीट करते हैं, तब साथ में कहते हैं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यदि तुमने फोन नहीं किया तो? लड़की मजबूर हो जाती है और फोन करके अपने परिवार वालों से कहती है कि पापा माँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर्स पार्टी भी निकली हूं, इसलिए तुम परेशान मत होना। माँ बाप जैसे ये बात सुनते हैं, सीधा पहुंचते हैं पुलिस थाने और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी लड़की घूमने के लिए निकली है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और वो सुरक्षित घर वापस लौट कर आ जाएगी। बस इतना कहना था और फिर वो लड़के फिर लग जाते हैं। अगली रात आती है। अगली रात की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ाने के बाद फिर वही कंपटीशन की, कौन इसके साथ ज्यादा बार सेक्स करेगा। पूरी रात उसके साथ ऐसी निकल जाती है। खाने पीने को कुछ मांगती थी, तो खाने पीने के बदले में उसके साथ मारपीट होती थी। और उन्होंने अपने हैवानियत की जो इंतहा थी, कुछ यहां से पार करनी शुरू की वक्त, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया। खाने के लिए मंगा तो कॉकरोच दे दिया कि कॉकरोच खाओ। कॉकरोच खाने की जब उसे बारी आती थी तो वो उल्टी करने लगती थी, लेकिन उसको मार पड़ती थी, तो मजबूरी में उसे कॉकरोच ही खाना पड़ा। उसको टॉयलेट आता था, उसके टॉयलेट को रोका जाता था बर्तन में, और जब पानी मांगती थी पीने के लिए, तो उसको टॉयलेट दिया जाता था कि तुम्हें ये पीना है। बस ऐसे ही चलता रहा। वो खुद भी टॉयलेट करते थे, तो उस लड़की को दे देते। खुद कुछ चीज खाने को मांगती थी, तो ऐसी कीड़े मकोड़े उस लड़की को दिए जाते थे। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती। उस लड़की की पलकों को लाइटर से जला दिया गया था। साथ ही उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता था। जब कपड़ा नहीं होता था, तो उसके सीने पर एक मोमबत्ती रखी जाती थी, और मोमबत्ती वो तब तक जलती रहती थी जब तक वह मोमबत्ती खत्म नहीं हो जाया करती थी। यानी कि वो चीखे चिल्लाए, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं था। उसको कितना ही दर्द हो, उनको कोई फर्क नहीं था। जब यहां से उनका मैन भर जाया करता था, तो वो ना केवल यह सब काम करते थे, बल्कि उस लड़की को उल्टा लटकाने के बाद, जैसे कि बॉक्सिंग का पंचिंग बैग होता है, उसको वैसे बनाते थे और उसके साथ खेलते थे, उसके साथ मारते थे। और ऐसे मारते मारते जब लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन इस तरह से गुजरते चले जाते हैं, तो एक हालत ऐसी भी आती है कि लड़की पे ना चला जाता था, ना उससे कुछ सामान उठता था, क्योंकि उसके हाथ और पैरों की हड्डियां, शरीर की हड्डियां टूटने लगी थी, वो बिखरने लगी थी, और उसे दर्द सहने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो खुद भी नहीं जानती थी उसके साथ हो क्या रहा है। वो उसके साथ डेली का डेली यही काम था। एक दिन कुछ ऐसा होता है, वो लड़के शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह ले रखी थी। ऐसे ही वो अपना काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़के का मोबाइल छूट जाता है और इस लड़की के हाथ लग जाता है। और जैसे ही उस लड़की के वो मोबाइल हाथ लगता है, तभी वो एक इमरजेंसी कॉल करती है। इमरजेंसी कॉल करने के लिए जैसे उसने बटन दबाया,
तुरंत ही वहां घंटी पहुंच जाती है और उधर से आवाज आती है, हेलो। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, लड़की के मुंह को बंद कर दिया जाता है। उसके मुंह में कपड़ा ठोस दिया जाता है और साथ ही उनमें से ही एक लड़का फोन करके कहता है, जी हाँ बताइए, क्या बात है। तो उधर से कहते हैं कि हम कंट्रोल रूम पुलिस से बात कर रहे हैं। क्या बात है, आपने क्यों फोन किया था। वो कहता है कि सर, कोई बात नहीं है, गलती से ही फोन लग गया था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि बात वहां तक पहुंच गई थी। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कह ही नहीं पाई। उसके पास एक और बचने का चांस था, वो भी नहीं बच पाई। धीरे धीरे करके पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। पुलिस आती है और घर आने के बाद जैसे ही बेल बजती है, तो वो बुजुर्ग आदमी जो इस मकान का मालिक होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी यहां से किसी ने इमरजेंसी फोन करने की कोशिश की थी। तो वो कहता है कि मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और यहाँ ऐसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं, माँ बाप हैं और एक बेटा है। इसलिए आप यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वापस चली जाती है। यानी कि उसके पास बचने का ये चांस था, लेकिन तब भी नहीं बच पाई। धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है। तब उनमें से एक लड़का कहता है कि बहुत दिन हो गए, अब इससे मन भर गया है, इसे यहां से भेज दो। तब जो म्यानो होता है, कहता है कि इससे जिंदगी में कोई मन भर ही नहीं सकता। ये चीज ही ऐसी है, कोई कॉलेज का ऐसा स्टूडेंट हो, लड़की हो, छात्र हो, कौन हो, जो इसे चाहता नहीं था, इससे प्यार नहीं करता था। मैं भी तो इसको प्यार करता था। जब तक कि मैं इसकी जान नहीं ले लूंगा, तब तक मैं इसको ऐसे ही तड़पाता रहूंगा, ऐसे ही मारता रहूंगा। समझने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। 44वां दिन जब आता है, 44वें दिन में ये खेल खेलते हैं और खेल खेलने के बाद उस लड़की को जो खेल में आगे किया जाता है, तो वह जीत जाती है। और यही शर्त रखी थी, यदि यह लड़की जीत जाएगी तो इसे हम उसके घर वापस पहुंचा देंगे। लेकिन म्यानो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और म्यानो इतना गुस्से में आ जाता है कि घर में पेट्रोल रखा हुआ था, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालता था और आग लगा दिया करता था लाइटर से। और कब पेट्रोल की संख्या ज्यादा हो जाती है, कब वहां ज्यादा आग लग जाती है, पता ही नहीं चलता। और वह लड़की लगभग 1 घंटे या आधे घंटे तक ऐसे ही जलती रहती है और जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तब सोचते हैं कि इसका क्या किया जाए। तभी एक ड्रम का इंतजाम किया जाता है। ड्रम का इंतजाम करने के बाद उस लड़की को उस ड्रम के अंदर डाला जाता है। सीमेंट का इंतजाम किया जाता है और सीमेंट को पूरा उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर पानी डालकर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी कि पैक कर दिया जाता है। अब वो सीमेंट नहीं था, वो लड़की लड़की नहीं थी, बल्कि पत्थर बन चुकी थी। गाड़ी के माध्यम से उस लड़की को किसी जंगल में दूर फेंक के आते हैं और दूर फेंकने के बाद वो एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। फिर से निकलते हैं सड़कों पर एक लड़की की। वह तलाश करने के लिए एक लड़की मिल पाती। तभी पुलिस वालों ने उनमें से जो मैन मुख्य आरोपी था, म्यानो, उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उससे पूछा कि हमें पूरी जानकारी है। और वह पूरी जानकारी के बाद ही पूरी कहानी जब सुनाता है। सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, आप भी परेशान हो गए होंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है, इस कहानी के अंदर उन 5 में से 4 लड़के हुए होते हैं। वो नाबालिग होते हैं। सिर्फ म्यानो था जो बालिग था। बात घर से बाहर ना जाए, बात पुलिस दूर तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए इस मामले को बिल्कुल खामोशी के साथ अख्तियार करना चाहती थी, क्योंकि वो सब के सब नाबालिग थे और नाबालिग के ऊपर इतने भयंकर केस चल नहीं सकता। पोस्टमार्टम के बाद उसे बहुत सारी चीज निकल के आती है। उसे शरीर के एक एक हड्डी को टूट चुकी थी, बहुत नुकसान हो चुका था। शरीर का ऐसा हिस्सा कोई बचा नहीं था जहां चोट का निशान नहीं था। साथ ही उन लोगों से पूछताछ करने के बाद बहुत सारी चीज निकल के सामने आती है। तो ना केवल उन लोगों की कुर्ता सामने आती है, बल्कि जज साहब भी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी सजा नहीं दे पाते। उन नाबालिग को 7-7 साल की सजा देते हैं, बल्कि जो दूसरा मुख्य आरोपी होता है उसे 25 साल की सजा सुनाई जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद तब उसकी सजा को बजाय कम करने के उसको बढ़ा दिया जाता है। लगभग 25 से 30 साल की सजा कर दी जाती है। लेकिन जिस तरह का यह मामला था, पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन एक पत्रकार को जब यह किसी पुलिस वाले ने जानकारी दी कि यहां पर ऐसा हुआ है, तब वो पत्रकार उस लड़की के फोटोग्राफ सहित इस पूरी कहानी को अपनी मैगजीन में छापता है। और तब पता चलता है कि जापान के टोक्यो के पास एक समिता फ्रैक्चर एक जगह है जहां पर इतनी भयानक वारदात हुई है।
और उस वारदात के बाद वो कुछ समय तक जेल रहते हैं। 7-7 साल या कुछ इस साल, तो उसके बाद आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, वो सब के सब छूट जाते हैं। और ये कहानी बाकी अपना आप में एक बड़ी खतरनाक और भयंकर कहानी बन जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यदि आपकी किसी के साथ ऐसा होता है, तो पुलिस को फोन करें, पुलिस की मदद लें, और किसी ऐसे आदमी की तो बिल्कुल मदद ना लें जो आपको पहले से ही परेशान करता रहा हो। म्यानो पहले से ही इस लड़की को परेशान करता रहा था। जाते जाते अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसे ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।